मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 4। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 15, सोर्सेज ऑफ फंड्स, एसीसीए F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे चैप्टर 15 सोर्सेज ऑफ फंड्स को मैं कर रहा हूं एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 3 लेक्चर्स। मैंने आपके साथ आपके लिए आपकी बातों को समझाने की कोशिश की और 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए। बेटे मैं आगे चलूंगा, आज कुछ आगे चलेंगे। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। आइए जी, आइए आइए आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान। मैं भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 15 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बातें कर रहा हूं। दैट एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ एसीसीए कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी, what are the different ways from where you can procure the funds, because I want to invest in the investment decisions. And when I say investment decisions, those are working capital as well as capital budgeting decisions. मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा कहां से मिलेगा? बेटे एसीसीए, कैप्लन, बीबीबी ये कहता है कि 4 रास्ते हैं जहां से आप पैसे ले सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो हमने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट कर लिया। एक है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, जिसमें एक एक टूल थोड़ा सा एक एक दो लेक्चर लेगा, जैसे इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना, जैसे डिबेंचर को इश्यू करना, जैसे हाइब्रिड कन्वर्टेबल्स को इश्यू करना, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे ले लेना, जैसे लॉन्ग टर्म लीज ले लेना। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स बताने जा रहा हूं। आइए सर, आइए एक कोटेशन की बात करेंगे, मेरे विचार क्या हैं। आज उस बातों को समझ लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि क्या है विचार। बेटे क्या होती है लाइफ? लाइफ है क्या? ठीक है जी, आइए। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप सब कुछ कर सकते हो इस दुनिया में, आप सब कुछ अट्रैक्ट भी कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बेटे भगवान ने इतना कुछ दिया और आप बचपन में करते आए, इतने बड़े हो गए या पता नहीं क्या हो गया आपको, डर जाते हो, घबरा जाते हो, नई चीज लेने में पता नहीं पीछे हट जाते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में F9 पास करके दिखाना है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एसीसीए स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 की बातें करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। और बेटे आज से ऐसा समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाएंगी, तो आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें। आज आप अपना ओपन रजिस्टर करके मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे। बिकॉज मैंने कहा एज पर कैप्लन, एज पर एसीसीए, एज पर बीबीबी, we can divide the sources of funds into 4 types. That is, one is the short term source, which we have already covered. The second is long term source, which we are going to start with. And the third is for small and medium enterprises. And the fourth is Islamic finance. बेटे आज मैं इक्विटी स्टार्ट करूंगा। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी के शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आर देयर, राइट्स क्या होती हैं, उनको आप अगर एक्सटर्नली यू वांट टू रेज फंड्स, सो व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज, स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओस क्या करना पड़ेगा। भूपेश आनंद आपको 2-3 लेक्चर्स लेकर पूरी बातें इक्विटी की बताएगा। फिर 1-2 लेक्चर्स मैं लूंगा डेट की बताऊंगा। बेटे इक्विटी और डेट में ज्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज इसमें ज्यादा बातें आपको समझनी है। उसके बाद तो कुछ नहीं है बेटे, हाइब्रिड में 1-2 लेक्चर्स लगेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में तो आधा लेक्चर भी नहीं लगना। कुल मिलाकर 3-4 लेक्चर्स लगने वाले। टुडे इज लेक्चर नंबर 4। मुझे लगता है 6-7 लेक्चर्स में हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड कंप्लीट कर देंगे। लॉन्ग टर्म खत्म हुआ नहीं तो सारा कुछ खत्म हुआ नहीं बेटे, बाकी तो इजी है। आइए आइए सर, आप सबको मैं कहता हूं कि आप कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए स्पाइनल कॉर्ड, ढीले होकर नहीं बैठ रहा। और मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर दीजिए और ऊपर लिखिए लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबे समय के लिए पैसे चाहिए, more than 1 year. The funds which you require for more than 1 year are named as long term sources. And first source is shares. आप छोटे से थे तब से शेयर्स का नाम सुनते आए हैं। इट मींस अगर एक कंपनी को
पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो सबसे बेस्ट सोर्स है बेटा इक्विटी का, क्योंकि इक्विटी को हम रिडीम नहीं करते। इक्विटी शेयर्स आर नॉट टू बी रिडीम्ड, दे आर वो उनका साथ होता है बेटा जन्मों जन्मों तक। जैसे किसी लड़के की और लड़की की शादी होती है, वो कहते हैं जी 7 जन्मों का साथ है। सिमिलरली एक कंपनी की और एक इक्विटी शेयर कैपिटल का 7 जन्मों तक का साथ है। तो आज हम उसको देखेंगे। पहला सोर्स का नाम लिख रहे हैं शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अमेरिका में इसको बोलते हैं कॉमन स्टॉक, इंडिया में बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, लंदन में बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। आम आदमी, मैंगो पीपल, मैंगो मैंगो आम आदमी, आम शेयर्स। सेकंड इज प्रेफर्ड स्टॉक, जैसे नाम भी कह रहा है ना प्रेफरेंस, उससे ऊपर है प्रेफरेंस, मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर की प्रेफरेंस, उसको बोलते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर्स। लिख लें बेटा, लिखें, सभी बच्चे लिखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बार बार पूछ रहे हैं। थर्ड इज डेट, डेट बॉन्ड्स इशू करना, डेट इशू करना। फिर है जी लोन नोट्स, हम देखेंगे लोन नोट्स और डेट में क्या डिफरेंस है। इनका फीचर बेसिकली सेम होता है। लोन नोट्स कन्वर्टेबल्स, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक, हाइब्रिड्स बोलते हैं। और फिर है वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल को देखेंगे। आप सब बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे हुए और मेरी बात को ध्यान से लिख रहे हैं बेटा। फिर ज्यादा समझदारी मत दिखाना कि क्यों लिखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, आप प्लीज लिखिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉमन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफर्ड स्टॉक, हाइब्रिड, डेट, 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 लोन नोट्स, लोन नोट्स, लोन नोट्स, कन्वर्टेबल्स, कन्वर्टेबल्स मींस हाइब्रिड्स, वेंचर कैपिटल। आप चेक करिए जी 5 हैं, मैं इन सभी को बताऊंगा। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। A is ordinary shares, common stock, equity shares. B is preferred shares. C is debt or bonds. D is loan or notes. E is convertible hybrids. F is venture capital. मैं भूपेश आनंद बेटे आज के इस लेक्चर में इक्विटी स्टार्ट कर दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर तक भी चलेगा। 1-2 लेक्चर्स और लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, जब भी हम बात करते हैं ना कंपनी की, कंपनी इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी हैज कैन इशू शेयर्स, कंपनी कैन डू पब्लिक ऑफर, कंपनी हैज लिमिटेड शेयर्स, कंपनी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो आपके सामने मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आप अगर कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, कम एसीसीए हैं, तो आप शेयर्स को इशू कर सकते हैं और उसके बदले में पैसे लेके आ सकते हैं, पब्लिकली इशू कर सकते हैं। तो ए पॉइंट लिख रहे हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी बेटे वैसे इक्विटी में प्रेफर्ड स्टॉक भी आता है, बट आपके कैपिटल में बीपीबी में दे हैव ओनली इंक्लूडेड 2 पार्ट्स। वन इज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, सेकंड इज प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको बोलते हैं इक्विटी। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसका मतलब इक्विटी इज द फर्स्ट सोर्स, लॉन्ग टर्म सोर्स। उसमें क्या क्या डिस्कस करूंगा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें क्या डिस्कस करूंगा, रेजिंग इक्विटी, राइट इशू, न्यू एक्सटर्नल शेयर इशू, listing in stock exchange. It means if I want to list in stock exchange, what are the formalities, what are the legal compliances I have to follow. तो ये बातों को डिस्कस करने वाले हैं। मैं चल पड़ा जी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। बेटे 2 तरह की शेयर कैपिटल होती है एज पर एसीसीए, कैपिटल, बीबीबी। वन इज ऑर्डिनरी, मैंगो, मैंगो शेयर कैपिटल। वन इज मैंगो, 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 मैंगो शेयर कैपिटल। एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स। मैंने 2 ब्रांचेस बनाई, एक को लिखा ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉमन स्टॉक, इक्विटी शेयर्स, और दूसरा लिखा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस में 2 कैटेगरीज बनाई। आप लिख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, कमर सीधी नहीं करी तो थप्पड़ मारूंगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पहले जान के लिखा क्यूमुलेटिव, मतलब ऐसे शेयर्स जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर एक ईयर में प्रॉफिट नहीं भी हुए और उस कंपनी को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं भी दे पाई तो कोई बात नहीं, सेकंड ईयर दे देना।
पहले साल का भी दे देना, सेकेंड ईयर का भी, और नहीं भी दे पाए तो थर्ड ईयर दे देना, मतलब उनका डिविडेंड इकट्ठा हो जाएगा इवन इफ प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, मैं फिर रिपीट करता हूं, हेडिंग लिखिए जी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, वन इज ऑर्डिनरी शेयर्स एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, देखेंगे। बेटे कहते हैं जब आप लिखोगे ना तो ज्यादा बातें ना आपको क्लियर हो जाती हैं। वैसे तो कैपिटल में तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, बीबीबी में प्रिंटेड है, फिर क्यों लेक्चर कर रहे हैं आप? बिकॉज जब हम लिखते हैं तो बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं अभी आपको डिफरेंस बताने वाला हूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल इन रिस्पेक्ट टू वोटिंग राइट्स, कि भाई किसकी वोटिंग राइट है किसकी नहीं है, तभी तो डिफरेंस बता पाएंगे कि भाई ये छोले भटूरे हैं, ये पूड़ी छोले और ये पाव भाजी है, मुझे क्या पता? मैं तीनों का टेस्ट करूंगा फिर बता दूंगा ये छोले भटूरे हैं, ये पाव भाजी है और ये पूड़ी छोले हैं। सिमिलरली इफ आई सी द फीचर्स कि भाई वोटिंग राइट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, किसको डिविडेंड पहले मिलता है किसको बाद में मिलता है, किसका डिविडेंड का रेट फिक्स्ड है किसी का नहीं है। इट मींस अगर आपको फीचर्स बता दिए जाएं तब भी आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं that whether these shares are equity or whether these shares are preferred, or even if within preferred whether these are cumulative or whether they are non cumulative। ठीक है जी, तो आप पूरे पेज में ऐसे लिखेंगे सर, टाइप ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स, 4 कॉलम बनाइए जी। पहले तो फर्स्ट कॉलम टाइप ऑफ शेयर्स, सेकंड कॉलम वोटिंग राइट के बेसिस में हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि वेदर दीज आर कॉमन स्टॉक और वेदर दे आर क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक और वेदर दे आर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। थर्ड कॉलम बनाया जी प्रॉफिट्स का, इट मींस जो कंपनी कमाएगी वो कमाई पहले किसको देगी, क्या वो कमाई का फिक्स टर्म होगा, क्या वो फिक्स अमाउंट से देगी। और फोर्थ इज व्हाट विल हैपन इन लिक्विडेशन। अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगी। इन 3 मुद्दों के बेसिस पे वी कैन डिसाइड दैट वेदर शेयर्स आर कॉमन स्टॉक, वेदर शेयर्स आर ऑर्डिनरी और वेदर दे आर क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक और वेदर दे आर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। तो मैं पहली बात कह रहा हूं इक्विटी शेयर्स। बेटे इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स का जन्म सिद्ध अधिकार है वोटिंग करना, मतलब वो वोट कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, दे हैव द राइट टू वोट, मतलब वोटिंग अलाउड है। बेटे कंपनी के असली में मालिक इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स एंड दे हैव द फुल राइट टू वोट कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हीं के लिए तो होती है एनुअल जनरल मीटिंग। आपने मूवी देखी थी गुरु में धीरू भाई अंबानी जी ने पहली एनुअल जनरल मीटिंग बहुत बड़े स्टेडियम में की। इट मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट, अभी वोटिंग में ही रहते हैं। क्यूमुलेटिव में आ जाइए बेटे, क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक में अगर उनका डिविडेंड एरियर में है, 1 साल से दिया नहीं, या उनकी राइट को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी जो राइट है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, तो उन 2 केसेस में क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक के पास राइट आती है वोटिंग की, अदरवाइज वोटिंग राइट नहीं है इनके पास। मैं फिर रिपीट करता हूं, इफ there is a dividend is in arrear or that company is changing their legal ownership or they are changing their some rights, so in that case it is very important that they should sanction it from the cumulative preferred stock. It means cumulative preferred stock will have only voting right only in these 2 circumstances. non cumulative preferred stock में बेटे अगर 3 साल तक डिविडेंड नहीं दिया, अगर 3 साल तक डिविडेंड नहीं दिया तभी उनके पास राइट आएगी वोट करने की, अदरवाइज दे डोंट हैव द राइट। तो बेटे वोटिंग राइट से भी आपको पता चल जाएगा कि वो कॉमन स्टॉक है या क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है। ठीक है जी, लिखिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट में आ गए जी प्रॉफिट्स। इक्विटी स्टॉक होल्डर्स दे आर आल्सो नेम्ड एज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। उनको जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा सबसे आखिरी में मिलेगा, क्योंकि वो होते ही ओनर्स हैं। असली में कंपनी के मालिक इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो बेटे जो कंपनी के मालिक हैं, सब कुछ है ही उनका, तो दे डोंट हैव एनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड दे विल बी पेड आफ्टर ऑल पार्टीज आर बीइंग पेड।
आफ्टर ऑल थर्ड पार्टीज आर बीइंग पेड, ठीक है जी, आउटसाइड पार्टीज आर बीइंग पेड, बट इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक दे हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स, कि भाई अगर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई तो सबसे पहले पेमेंट किसको होगी, बेटे क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक को होगी। और मान लेते हैं एक साल में कंपनी के पास प्रॉफिट्स ही नहीं है एंड दे हैव टू पे डिविडेंड एंड दे हैव इशूड क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक, तो बेटे क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है कि भाई जिस ईयर में प्रॉफिट्स होगा उस ईयर में दे देना इकट्ठा। मतलब फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं $X देना है, अब पैसे नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, तो ये $X की लायबिलिटी है, आपको देना पड़ेगा, वेदर इन सेकेंड ईयर, वेदर इन थर्ड ईयर, और इन द ईयर इन विच दैट यू आर हैविंग प्रॉफिट्स। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है तो ये डिविडेंड खत्म हो गया, उनका नाम है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक, जहां पर डिविडेंड एरियर में नहीं होता। क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड इकट्ठा होता है, नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक सर, तो लिखिए, सब बच्चे लिखेंगे, टाइप ऑफ शेयर्स, सेकंड कॉलम है वोटिंग राइट्स, थर्ड कॉलम है प्रॉफिट्स और इनकम, और फोर्थ कॉलम है ऑर्डर इन लिक्विडेशन। मतलब अगर लिक्विडेशन हो गई तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कुछ मिलता नहीं, लास्ट में मिलेगा, जो बचा उन्हीं का है। बट बिफोर गिविंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड आफ्टर गिविंग टू क्रेडिटर्स, रिपीट कर रहा हूं, क्रेडिटर्स को देने के बाद और इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले प्रेफर्ड स्टॉक को मिलेगा, वेदर दे आर क्यूमुलेटिव और वेदर दे आर नॉन क्यूमुलेटिव। इसका मतलब क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव आप खाली डिविडेंड के एस्पेक्ट में देखेंगे कि अगर डिविडेंड एरियर बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, और नहीं होता तो नॉन क्यूमुलेटिव बोलते हैं। ठीक है जी, लिख लो, फिक्स्ड अमाउंट प्रायर टू ऑर्डिनरी शेयर्स, एरियर्स डू नॉट एक्यूमुलेट। आराम से बेटे देखो, मैंने मेहनत की है, आप बैठे हो, टाइम तो लगा ही रहे हो, तो बार बार मोबाइल फोन मत देखो, कमर सीधी करो बेटा। तो सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं प्रॉफिट्स इक्विटी शेयर्स में लिख रहे हैं एट द एंड एज पर द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड ना भी दे तो चलेगा, मेरी बात आप समझिए। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट इफ इट इज सैंक्शन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। फिक्स्ड अमाउंट प्रायर टू ऑर्डिनरी शेयर्स, एरियर्स डू नॉट एक्यूमुलेट। अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक में कुछ उनको फिक्स अमाउंट ही मिलेगा एज इनकम एंड बिफोर गिविंग बिफोर गिविंग द डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव में एरियर्स डू नॉट एक्यूमुलेट, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। हाँ, होगा तो इक्विटी शेयर से पहले देंगे, बट नहीं होगा तो एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। ठीक है जी, लिक्विडेशन में आ जाइए, ऑर्डर इन लिक्विडेशन, इक्विटी शेयर्स विल बी गिवन एट द एंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स अमाउंट पर शेयर, फिक्स अमाउंट पर शेयर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मैं आगे आ गया जी। मैं भूपेश आनंद कुछ और आगे चल रहा हूं, धीरे 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 प्यार से हम आगे चलते जा रहे हैं। मैं अब आपसे कह रहा हूं कि व्हाट आर द वेज इन विच आई कैन इशू इक्विटी। आई हैव टोल्ड यू दैट इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड for a finance manager. If you want to invest in a non-current assets, you should firstly issue equity shares. But by equity shares, you can have a dilution of control, because equity shareholders have a voting right, and no doubt it is not necessary to pay dividend, but they have the voting right. So control can be diluted. In the last lecture number 3 or 2, I told you what I mean by dilution with the help of Roof's example. याद है आपको? तो मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि इक्विटी शेयर्स को हम इशू कैसे कर सकते हैं। बट एक तो तरीका है कि जो रिटेन अर्निंग्स है, मतलब वेज ऑफ रेजिंग इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी में क्या क्या आता है, दो ही बातें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अब सवाल आता है कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे इक्विटी बढ़ सकती है। मैंने कहा देयर आर टू वेज विद हेल्प ऑफ व्हिच इक्विटी कैन बी इंक्रीज्ड। वन इज विद द हेल्प ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। बड़ी सिंपल सी बात है जी, मैं कैसे कहूंगा कि इक्विटी का बैलेंस बढ़ जाएगा। इक्विटी का बैलेंस अगर तभी बढ़ सकता है जब इक्विटी शेयर्स या तो मैं इशू कर दूं, नए एक्सटर्नल इशू कर दूं, और या रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस बढ़ा दूं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, कि आपने एक्यूमुलेट कर दिया प्रॉफिट्स, है ना। तो आज मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ गई
तो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे, हमारी इक्विटी भी बढ़ जाएगी। रिटेन अर्निंग्स क्या होते हैं? जो प्रॉफिट्स आप इकट्ठा कर रहे हो, कमा रहे हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। तो मैंने लिखा है इंटरनली जनरेटेड फंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिफ्लेक्ट्स एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड, कॉशियस कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड। इट मींस जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो डिविडेंड नहीं दे रहे, आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बेटे रिटेन अर्निंग्स। सेकंड पॉइंट इज राइट इशू। आज के इस लेक्चर में मैं राइट इशू तक कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे न्यू एक्सटर्नल शेयर कैपिटल। राइट इशू क्या होता है बेटा? आपको पता है, आप राइट का मतलब है इफ यू आर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, देन यू हैव अ राइट विच इज नेम्ड एज प्रीएम्प्टिव राइट, कि भाई अगर उस कंपनी को दोबारा से पैसे चाहिए या और पैसों की रिक्वायरमेंट है तो बड़ा असूल है, इट इज वेरी एथिकल दैट दे शुड फर्स्टली आस्क टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि भाई हमें पैसे चाहिए, हम नए शेयर इशू करना चाहते हैं, कि क्या आप हमारे से ये शेयर्स लोगे? बेटे वो जो राइट है कि आप ये बताओ ना, एक फैमिली है उसमें 10 लोग रहते हैं, अब उस फैमिली में एक व्यक्ति को नए किसी को बुलाना है तो पहले उन 10 की परमिशन लेनी पड़ेगी ना, तभी तो नया आके रहेगा उनके साथ। तो उसके लिए पुराने शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होती है जिसका नाम है प्रीएम्प्टिव राइट, साडा हक एथे रख। इट मींस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव अ राइट that if a company wants to come with a further issue, then firstly they should be invited, and if they are not ready to take the shares, then only they can go to the public. That type of right is named as right issue. Very very important for your examination point of view. ACCA F9 में बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं राइट का मतलब है प्रीएम्प्टिव राइट। तो आप लिखिए जी, प्रीएम्प्टिव राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट फॉर न्यू इक्विटी शेयर्स। अच्छा, जो नई कंपनी जो राइट शेयर्स हम इशू करते हैं ना, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे कम में देते हैं क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मार्केट में प्राइस चल रहा है $100, हम दे रहे हैं $80 में, अज्यूम कर रहे हैं, इट मींस $20 का बेनिफिट है किसको? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। हाँ, वो बात अलग है कि जब मैं नए शेयर्स इशू करूंगा तो जो $100 का मार्केट प्राइस था वो कुछ कम आ जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में मैंने राइट शेयर्स के बारे में इतना बढ़िया बताया है, किसी दूसरे कोर्स का मैंने वो वीडियो देखा, इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया है, मैं क्या बताऊं। अगर आप वो लेक्चर नंबर 5 मेरा देख लोगे ना तो आपको राइट शेयर्स में आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जबकि मैं आज टुडे I will be discussing about right issues. I will be doing test to understanding question number 1, test to understanding question number 2, test to understanding question number 3 मैं आज करूंगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं लेक्चर 5 जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने राइट शेयर्स और डिटेल में बताया। पागल हो गया जैसे मैं बताते बताते। मैं आपसे इस समय ये कह रहा हूं कि अगर आप एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, अपोलो टायर के हैं, और वो अपोलो टायर को और पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो अपोलो टायर बाहर जाने से पहले, एक्सटर्नल जाने से पहले, इंटरनल अपने शेयर होल्डर से पूछेगी कि क्या आप हमारे शेयर्स लेना पसंद करोगे। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जब वो कंपनी अपोलो टायर्स विल इशू द शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नाउ द पॉइंट इज वेदर दे विल इशू एट अ मार्केट प्राइस जो इस समय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या उससे कुछ कम में। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है उस पे इशू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उस पे इशू करोगे तो कोई लेगा नहीं बेटे, शेयर्स लेने हैं वो तो उसमें मार्केट से ले लेंगे। तो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैं उनको कुछ कम पैसे में शेयर्स दूंगा, राइट शेयर्स दूंगा। मतलब अगर $100 का प्राइस चल रहा है तो मैं $100 से कम पे इशू करूंगा, सो दैट कि उनको कुछ बेनिफिट हो और वो अट्रैक्ट हो जाए और मोटिवेटेड हो जाए और मेरा राइट शेयर्स ले लें। मेरी बात समझ रहे? अच्छा, भाई एक शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो लेना चाहे ले ले, अगर उसको रिनाउंस करना है मतलब किसी और को राइट देनी है तो दे दे। बिकॉज राइट शेयर्स में आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो आपको शेयर्स मिल रहे हैं वो सस्ते भाव में मिल रहे हैं।
बाजार में महंगा रेट चल रहा है, वही शेयर्स वही कंपनी सस्ते भाव में दे रही है, तो आपको ये चेक करना है कि वो जो सस्ता भाव है उससे आपको कितना बेनिफिट होगा। मतलब शेयर इशू करने के बाद जो मार्केट प्राइस पहले था वो कुछ कम हो जाएगा बेटा डिमांड सप्लाई से। तो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। आप पहले लिखें राइट इशू में प्रीएम्प्टिव राइट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, लिख दीजिए अभी लिखिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रीएम्प्टिव राइट मिलती है, राइट फॉर न्यू इक्विटी शेयर्स एट अ डिस्काउंट, बिकॉज इन केस ऑफ राइट शेयर्स वी इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, नो कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब क्योंकि हम घर वालों को ही दे रहे हैं। घर वाले कौन? जो हमारे पहले से घर वाले थे, जो पहले से इक्विटी शेयर होल्डर्स थे। तो फिर किस बात की परमिशन लेनी स्टॉक एक्सचेंज से, या किस बात की परमिशन लेनी शेयर होल्डर से? हम आपको खुद कह रहे हैं हमारा हक है, आपका राइट है, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें आपसे प्यार है, और आपको ऑफर कर रहे हैं। पहले हम कुछ दे ही रहे हैं, कुछ लेना थोड़ी रहे हैं आपसे। तो इट मीन्स देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। और जनरली ये राइट इशू ना कामयाब हो जाता है, मतलब सक्सेसफुल हो जाता है। इट मीन्स एक्सटर्नल इशू देखे तो कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू एटलीस्ट गेट दिस मच नंबर ऑफ शेयर्स, यू हैव टू। उसके लिए जनरली कंपनीज अंडरराइट कराती हैं। अभी यहाँ पे अंडरराइट का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मेरे घर के बंदे हैं, मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, मुझे पता ले भी लेंगे और सस्ते रेट में दे रहा हूँ। लेकिन सवाल आता है कि इसमें प्रैक्टिकल क्या क्या आ सकता है। बेटा राइट इशू में आपको दो बातें कैलकुलेट करने के लिए आ सकती हैं। अगर आप लेक्चर 5 को ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो किसी दूसरे कोर्स का है, अगर ईमानदारी से देखेंगे तो आपको ए टू जेड पानी एक तरफ और दूध एक तरफ दिखेगा। लेकिन मैं आज के लेक्चर में वो 3-4 क्वेश्चंस आपके कैप्लॉन के करा के आपको वो कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए जी, सीधी सी बात मैं आपसे पूछता हूं। ये कंपनी है, ठीक है जी, ये अभी ये प्रायर टू राइट इशू है, अभी राइट इशू नहीं किया, प्रायर टू राइट इशू है। ये पोस्ट राइट इशू है, ये प्रायर टू राइट इशू है, और ये पोस्ट राइट इशू है। मतलब राइट इशू से पहले मान के चल रहे हैं कि N0 1,00,000 शेयर्स थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स, और ये मान के चल रहा हूं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्राइस $100 है। ये कंपनी के डायरेक्टर्स, आप इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, और फाइनेंस मैनेजर को डायरेक्टर्स ने कहा कि वी वांट सम मोर फंड्स, हमें पैसा चाहिए, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, और ये पैसे वी वांट टू गेट थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो उस केस में एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको एडवाइस करेगा, आपको डायरेक्टर्स, दैट फर्स्टली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव द राइट दैट वी शुड गिव देम ऑफर। अगर वो लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद ही हम बाहर जा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सचेंज रेशो है 1:2। सर ये क्या है? बेटे मैं कह रहा हूं इसको स्वैप रेशो। स्वैप क्या होता है? एक्सचेंज रेशो। एक्सचेंज क्या होता है कि भाई कितने के बदले में कितने, मतलब यहां पे लिखा हो 1:2, मतलब हम एक शेयर देंगे कितने के बदले में, मतलब हर 2 शेयर्स होल्डर्स को एक शेयर मिलेगा। इसका मतलब आप बताइए जी, डेल्टा एन कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो डेल्टा एन 50,000 हो जाएगा। सर ये डेल्टा एन का मतलब क्या है? मैंने कहा न्यू नंबर ऑफ राइट शेयर्स विच आर टू बी इशूड। अगर 2 के बदले में एक शेयर मिलेगा, तो अगर 1,00,000 शेयर्स हैं तो कितना मिलेंगे? 1,00,000 इंटू 1 अपॉन 2, इट मीन्स 50,000 शेयर्स विल बी इशूड एज राइट शेयर्स। इसका मतलब है, आप ये बताइए N0 प्लस डेल्टा एन इज इक्वल टू N1, N1 इज इक्वल टू N0 प्लस डेल्टा एन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जगह भर गई इसलिए मैं यहां पर आ गया, आराम से दोबारा से डाटा लिख रहा हूं, मतलब का आप ध्यान से देखना। मैंने कहा N0 1,00,000 है, मैंने कहा P0 $100 है,
फिर मैंने कहा डेल्टा एन $50,000 है, स्वैप रेशो 1:2 है। मैं अब आपसे एक बात पूछता हूं कि जब राइट इशू हो जाएगा, आफ्टर राइट इशू, आफ्टर राइट इशू, ये बात मैंने वैसे लेक्चर नंबर 5 में बड़ी क्लियर बताई है। आफ्टर राइट इशू ये जो प्राइस है ये ₹100 ही रहेगा, पहली ऑप्शन। $100 से बढ़ जाएगा, दूसरी ऑप्शन, या $100 से कम हो जाएगा, तीसरी ऑप्शन। मैं फिर रिपीट करता हूं, whether this price will remain $100 or whether this price will increase और whether this price will decrease। बेटे आपके एमसीक्यू में बार बार आ रहा है, मैं कहता हूं जी this will decrease। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। जब राइट शेयर्स इशू कर देंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड अगर उतनी रहेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप बताइए इसका प्राइस आपके हिसाब से कितना होगा। मैं लेट इट बी ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, लेट इट बी $80 हो जाएगा। अच्छा ये भी बता दो कि ये जो कंपनी है जब 1:2 के शेयर इशू करेगी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्राइस होगा $70 का, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वो $70 ले रही है। ₹100 का डॉलर राइट इशू से पहले बिक रहा है, राइट इशू के बाद 80 का हो जाएगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई चलेगी, और वही चीज $70 में कंपनी दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। मान के चलते हैं कि एक शेयर होल्डर है हु डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन राइट शेयर्स, तो बेटे वो अपनी राइट को किसी को बेच सकता है, उसको बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। क्या बोलते हैं? रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, renouncement of right। It means if a shareholder, existing shareholder is not interested in buying new right shares, but because those right shares have a benefit attached with that, so that benefit can be sold by that existing shareholder to any party, which is named as renouncement of right, and he can charge something from that shareholder because from that new party because he is offering that shares free of cost, he's giving his right to him, which is named as value of right। मान लेते हैं $75, मतलब वो $75। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अज्यूम कर रहे हैं, मैं चलिए और सिंपल कर देता हूं आपसे, मैं ये कहता हूं कि अगर ये नया शेयर होल्डर लेगा तो उसको $10 का तो वैसे भी बेनिफिट होगा क्योंकि कंपनी तो $70 में इशू करेगी और बाजार में $80 का रेट हो चुका होगा। तो अब ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहेगा कि तेरे को $10 का बेनिफिट हो रहा है $10 का। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी $70 देगी और मैं राइट तेरे को रिनाउंस कर दूंगा और तेरे को बाजार से मिलेंगे, तेरे को बाजार में तू इफ यू वांट टू सेल एट $80 तो $10 का बेनिफिट हो गया। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। मैं फिर रिपीट करता हूं जी, मुश्किल है नहीं, वैसे कुछ लॉजिकल है, केस स्टडी से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 मैंने किसी दूसरे कोर्स का अटैच किया, A to Z पानी जैसे समझ आ जाएगा। और मैं अभी आपके लिए बड़े प्यारे प्यारी सी बातें लिख रहा हूं। आपको मैंने ये समझाना है कि वो जो ₹80 का प्राइस था, मतलब राइट इशू के बाद जो मैंने प्राइस लिखा यहां पर, राइट इशू के बाद जो प्राइस लिखा, ये लिखा ना ₹80, इसका नाम है, इसका नाम पता क्या है? क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं, हम सोच रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस, TERP जनरली कैप्लान में लिखा हुआ है TERP, थ्योरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस, मतलब राइट इशू होने के बाद का प्राइस। तो मैंने दो बातें बताई जी इस केस स्टडी से, एक तो ₹80 कैसे निकलेगा उसको निकालने का तरीका है, वेटेड एवरेज है यार, अभी करके दिखाता हूं। दूसरा वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलेगी, यहां पर $80 थ्योरेटिकल राइट प्राइस है, पोस्ट राइट प्राइस, और $10 जो मैंने बताया दैट इज वैल्यू ऑफ राइट। तो आपको प्रैक्टिकली में 2 क्वेश्चन आएंगे जी। एक का क्वेश्चन का नाम होगा प्लीज कैलकुलेट, क्या 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 कहेगा, कैलकुलेट थ्योरेटिकल राइट प्राइस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
फिर चारों क्वेश्चन मस्ती में कर डालेंगे यार। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस मतलब राइट प्राइस के राइट के बाद एक्सक्लूडिंग राइट, मतलब अगर मान लेते हैं कि राइट खत्म हो गई तो उस समय उसके बाद राइट इशू के बाद क्या होगा। कम का मतलब होता है इंक्लूडिंग राइट। बेटे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस, वन इज कम राइट एंड सेकंड इज एक्स राइट। व्हेन आई से एक्स राइट इट मींस एक्सक्लूडिंग राइट। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, theoretical x right price, theoretical x right price is equal to market value। ये तो सिंपल है जी, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1 लाख शेयर्स हैं और $100 का है P0 N0 प्लस अब मैं जो नए शेयर इशू करूंगा, मैंने जो एग्जांपल दिया था 50,000 नए शेयर इशू करूंगा 70 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गया बेटे 50,000 इंटू 70। तो टोटल एक कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस द राइट इशू प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स। तो उसको हम लिख सकते हैं बेटे N0 प्लस डेल्टा N, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स। इसको मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। आराम से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मुश्किल है नहीं कुछ भी, आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस मतलब राइट इशू के इशू होने के बाद का प्राइस, वेटेड एवरेज सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो मैं क्या करूंगा, पहले का प्राइस प्लस जो पैसे मैं अभी लूंगा, तो पहले के प्राइस को क्या नाम है, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, जिसको मैंने अभी एक सिंबॉलिकली कर दिया N0 P0। N0 का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। P0 का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग प्राइस पर शेयर प्लस राइट इशू प्रोसीड्स। राइट इशू प्रोसीड्स इट मींस डेल्टा एन कितना आएगा और राइट इशू प्राइस कितना है। जैसे मैंने यहां पर राइट इशू प्राइस $70 लिया और डेल्टा एन 50,000 लिया, क्योंकि 1:2 की रेशो ली, अपॉन आप बताइए नीचे कितना आना चाहिए, 1,50,000 शेयर्स, क्योंकि N0 1 लाख शेयर्स हैं, डेल्टा एन 50,000 शेयर्स हैं। आप मुश्किल बिल्कुल घबराए मत यार, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। लास्ट पॉइंट लिख लें, फिर हम क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ राइट, जैसे मैंने अभी केस स्टडी ली थी 80 रुपए का माइनस 70 रुपए का, दैट इज 10 रुपीज, $10 इज द वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट theoretical excluding right price per share $80। इशू प्राइस, सब्सक्रिप्शन प्राइस मतलब जो कंपनी राइट शेयर्स इशू देते समय पैसे चार्ज करेगी, जो मैंने अपनी एग्जांपल लिया था उसमें मैंने माना था कि $70 $70 वो ले रही है। वो बात अलग है, आप लिख नहीं रहे तो भैया मेरी इसमें गलती तो है नहीं, मैं तो केस स्टडी से बता रहा हूँ कि राइट इशू का प्राइस $70 है, $80 पोस्ट राइट प्राइस है, N0 P0 $100 है। तो आप फॉर्मूला लिख लें, रटना नहीं पड़ेगा भाई साहब। वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू $80 मतलब थ्योरेटिकल एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस माइनस इशू प्राइस। छोड़ो जी बाकी बातें छोड़ दो, मैं क्वेश्चन में आ गया। 3-4 क्वेश्चंस हम करेंगे छोटे छोटे कैप्लॉन से और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा जी। आओ सर, आओ जी। मैं भूपेश आनंद बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कैप्लॉन के राइट इशू। अब ये पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। राइट इशू में एडवांटेजेस भी समझ आ जाएंगी, राइट इशू का मतलब भी समझ आ जाएगा और सारे लॉजिक समझ आएंगे। मैं तो क्वेश्चन में चल पड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, अ कंपनी, बैबल कंपनी विच हैज एन इश्यूड कैपिटल ऑफ 2 मिलियन शेयर्स। एक कंपनी है, उसके पास 20 लाख शेयर्स हैं, इसका मतलब ये N0 है, ऑलरेडी ये शेयर्स हैं। हैविंग अ करंट मार्केट वैल्यू ऑफ $2.70 और आज उसका प्राइस है P0 2.70। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $2.70 के बिकते हैं। ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2, तो स्वैप रेशियो दी हुई है 1:2। मैंने कहा ना मुश्किल कुछ था ही नहीं,
आपको पता होना चाहिए स्वैप रेशो कितनी है, एक्सचेंज रेशो कितनी है, P0 कितना है, N0 कितना है, एंड देन यू कैन डू एनीथिंग. आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस पर शेयर. 1 सेकंड में हो जाएगा. मैंने वैसे इसकी केस स्टडी प्रिपेयर किया, हो जाएगा 1 सेकंड में बेटे. अब मैं बाकी टीचर्स जैसा नहीं हूँ कि बुक में टिक 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 कर दिया. आपको वर्किंग नोट बनाना है यार. ये 2-3 क्वेश्चन तो मेरे सामने वर्किंग नोट के कर लो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. टाइमलाइन बनाइए. 20 लाख शेयर्स हैं, $2.70 का प्राइस है, 1:2 की रेशो है, और वो नया इशू $2.10 में दे रहा है. तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पर TERP निकाल लूंगा, फिर इसका डिफरेंस देख लूंगा, इसको बोलूंगा वैल्यू ऑफ राइट. तो TERP कैसे निकलेगा? TERP डेल्टा एंड 10 लाख है क्योंकि 1:2 की रेशो है. ठीक है जी. तो देखो ये TERP बड़ा सिंपल है. एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, दैट इज N0 P0 plus the proceeds which I will be getting from right shares. I will be issuing new number of shares. Delta N is 1 million into right issue price divided by N0 plus delta N. It means total number of shares 2 million पहले थे, 1 million और इशू हो गए 3 millions. ये आपके सामने 2.5 वैल्यू आ गई जी. पोस्ट राइट प्राइस 2.5, और वही चीज कितने में दे रही है कंपनी? देखो जी 2.5 की वैल्यू बन जाएगी, और वही चीज कंपनी कितने में दे रही है? $2.10 में. वैल्यू ऑफ राइट हो गई 40 पैसे. एक ट्राई योरसेल्फ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 3 है 40 पैसे. मैं आ गया जी नेक्स्ट. दोबारा से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. लो जी. A company announces 2 for 5 right shares. तो exchange ratio लिख दीजिए 2:5 for 2 per share. Right issue price $2 है. These are currently 10 million shares in an issue. इसका मतलब N0 10 million है. And current market price, it means P0 is 2.70. आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? थ्योरेटिकल. बेटा थ्योरेटिकल इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअली में भी राइट इशू हुआ नहीं हम, लेकिन राइट इशू से पहले ही अपनी एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता, थ्योरेटिकल ही होगा. तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस वो मैंने लिखा है. थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बड़ा प्यारा से मैंने बनाया है जी. मैं क्या बताऊं, इतना इजी है कि आपको मैं क्या बोलूं बेटे. जब मैं ये बनाता हूं ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बुक में तो मार्क नहीं कर रहा, पीपीटी तो नहीं बना रहा, आपको प्रैक्टिकली सॉल्व समझा रहा हूं. फ्रेंड्स, इट इज बेटर फर्स्टली टू प्रिपेयर अ टाइमलाइन एंड राइट ऑल द इंफॉर्मेशन. आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइमलाइन. N0 मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 10 million. P0 मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस $2.70. एक्सचेंज रेशियो 2:5. राइट इशू प्राइस $2. इट मीन्स I can calculate how many number of shares will be issued. 5 हैं तो 2 मिलेंगे, 10 हैं तो 4 मिलियन मिलेंगे. इसका मतलब राइट इशू के बाद 10 मिलियन पहले थे, 4 मिलियन अब इशू करेंगे तो 14 मिलियन हो जाएंगे. तो मैंने बेटा उसी चीज को यहाँ पे लिखा है. सिंपल सी बात है. N0 P0 इंटू डेल्टा N इंटू राइट इशू प्राइस अपॉन N0 प्लस डेल्टा N. बेटे कैप्लॉन क्या, BBB क्या, आप छक्के छुड़ा दोगे अगर आपने लॉजिक मेरी बात को ध्यान से सुन लिया होगा. मुश्किल है नहीं, मैं मुंह जुबानी करता जा रहा हूं, है ना. ये लो. अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 3 में. इसमें वैल्यू ऑफ राइट की बात की. इन्होंने 2 क्वेश्चंस दे दिए जिसमें वैल्यू ऑफ राइट पूछा है, वो भी कर देंगे, क्या टेंशन है. मुश्किल थोड़ी है. वैल्यू ऑफ राइट आपको समझ आ गया, मैंने इजीली बता दिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट? मैंने कहा था जी 1:2 की रेशो है और 40 पैसे बताया था. 2.5 माइनस 2.10 तो 40 पैसे आ गया. लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ वन राइट, वैल्यू ऑफ द राइट. 2 शेयर्स होंगे तो 1 मिलेगा. अच्छा 2 शेयर्स होंगे तो 40 पैसे का बेनिफिट होगा. 1 शेयर होगा तो कुछ नहीं मिलेगा. 2 के झुंड होंगे तो 1 मिलेगा और बेनिफिट होगा 40 पैसे का. तो 1 शेयर में 20 पैसे का $20, $0.20. आओ ना बेटे, लिखो ना, लिखो जी. पहले तो फॉर्मूले लिख दो. वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है? TERP माइनस
राइट इशू प्राइस 2.50 तो निकाला आपने और 2.10 आपने निकाला, तो 40 पैसे आ गया बेटे। लेकिन 40 पैसे या $40.40 दो शेयर्स होंगे, दो का झुंड होगा तभी मिलेंगे। तो एक में कितना भाई, इसके पास दो होंगे तभी उसको मिलेगा ना 40 पैसे का बेनिफिट। तो एक पे कितना बेटे $20.20। तो वैल्यू ऑफ राइट इज ऑलवेज फॉर वन शेयर। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेशियो में कितने हैं। ठीक है जी, मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राई योर सेल्फ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल है, मुश्किल है नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट इन एबीसी एंड द वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर्स। ठीक है जी, टू इज टू 5 की रेशियो दी, मतलब टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका मतलब 5 होंगे तो 2 मिलेंगे। ठीक है सर, अच्छा 5 होंगे तो 2 मिलेंगे। और उसको ₹1 का बेनिफिट हो रहा था, कैसे? क्योंकि ₹2.5 का वो दे रहा था और ₹2 की वैल्यू थी। क्रॉस चेक कर लीजिए, मतलब पोस्ट राइट प्राइस 2.50 है और इशू प्राइस $2 है, इसका डिफरेंस आ गया, 50 पैसे का बेनिफिट हो गया। तो आप बात समझ पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे नेक्स्ट लेक्चर जो 5 है ना, मैंने वो भी राइट शेयर्स का दिया है किसी दूसरे कोर्स का वीडियो, लेकिन इतना बढ़िया है कि मैं क्या बताऊं। बेटे लिखना है, नोट करना है, आगे बढ़ना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।